हेलो एवरीवन, वेलकम टू बालकृष्ण एकेडमी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ दिसंबर 2015 के बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ 0.2 मोलर सोडियम फॉस्फेट सॉल्यूशन विल बी। तो इसमें क्या करना है, हमें आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ही ईजी होते हैं और इसमें एक ट्रिक यूज़ होती है। तो कौन सी ट्रिक से हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं? देखो, ट्रिक टू कैलकुलेट आयनिक स्ट्रेंथ। देखो, इसमें होते हैं डाई आइंस। अगर तो डाई आइंस हो, जैसे कि है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें डाई आइंस, जैसे कि इससे डिसोसिएशन से दो आइंस बनेंगे, सोडियम एंड वन इज क्लोराइड। डाई आइंस के लिए आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी हो तो कितनी होती है? जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही आयनिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। आयनिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन केस ऑफ डाई आइंस। इन केस ऑफ ट्राई आइंस, जैसे कि है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें क्या होंगे? दो कैल्शियम के आइंस, दो क्लोराइड के, एक कैल्शियम के। इस केस में आयनिक स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? थ्री मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। फॉर टेट्रा आइंस जैसे कि एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सो अभी हमें गिवन क्या है? ये सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, ये क्या है? ट्राई आइन है। ट्राई आइन कैसे होगा? इसमें दो सोडियम के बनेंगे, एक ये वाला आइन बनेगा, ठीक है। तो इसमें आयनिक स्ट्रेंथ कैसी होगी? आयनिक स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। सो कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? कॉन्सेंट्रेशन इज 0.2 मोलर। सो 3 मल्टीप्लाई 0.2 दैट इज 0.6 मोलर। सो इट्स आंसर विल बी 0.6 मोलर, दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर 3. Next is a cell line deficient in salvage pathway for nucleotide biosynthesis was fed with the medium containing N15 labeled amino acid. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पाथवे दो होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैल्वेज पाथवे, एक होता है डी नोवो पाथवे, राइट। सो सेल लाइन है जिसमें कि सैल्वेज पाथवे नहीं है, सैल्वेज पाथवे डेफिशिएंट सेल लाइन्स हैं, ठीक है। उसमें आपने मीडियम दिया कंटेनिंग N15 लेबल्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब सैल्वेज पाथवे क्या होता है, डी नोवो पाथवे क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो, इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? डी नोवो पाथवे जो है इसमें जो फॉस्फोराइबोस हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड्स हो गए, ठीक है, ये रॉ मटेरियल्स के एज अ रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो सैल्वेज पाथवे जो है इसमें जो कैटालिटिक पाथवे से जो आपके प्यूरिन बेसेस या प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं वही फिर से यूज़ हो जाते हैं ये प्यूरिन की बायोसिंथेसिस में, ठीक है। तो सैल्वेज पाथवे में जो पहले के ही बने होते हैं कैटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे ही वही दोबारा यूज़ हो जाते हैं प्यूरिन बायोसिंथेसिस के लिए। बट जो डी नोवो पाथवे है इसमें सारा जो है रॉ मटेरियल्स के तौर पे अमाइनो एसिड्स जो हम ऐड करते हैं वो उसी से ही बनते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, फॉस्फोराइबोस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारी चीज़ों से जो है पाथवे स्टार्ट होता है, ठीक है। सो डी नोवो पाथवे। अब देखो, जो डी नोवो पाथवे होगा उसमें हम जो अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करेंगे, मीडियम में देंगे, वही अमाइनो एसिड्स यूटिलाइज होंगे बनने के लिए, ठीक है, प्यूरिन बायोसिंथेसिस बनने के लिए। तो क्या लिखा है कि सेल लाइन जिसमें सैल्वेज पाथवे नहीं हो रहा है वॉज फेड विद अ मीडियम कंटेनिंग N15। अब हम अमाइनो एसिड जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट आर N15 लेबल्ड, राइट। सो प्यूरिन्स वर देन एक्सट्रैक्टेड। अब इसमें से प्यूरिन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो जो प्यूरिन बन गए, प्यूरिन एक्सट्रैक्ट होंगे, मतलब प्यूरिन्स जो बने होंगे वो डी नोवो से ही बने होंगे, राइट। सो उसके बाद ट्रीटमेंट क्या पूछा है कि ट्रीटमेंट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स इज लाइकली टू प्रोड्यूस N15 लेबल्ड प्यूरिन्स। सो किस अमाइनो एसिड के साथ ट्रीटमेंट देने के बाद N15 लेबल्ड प्यूरिन्स बनेंगे? देखो, जो भी अमाइनो एसिड्स प्यूरिन की बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगे वो सारे के साथ किसी के साथ भी ट्रीटमेंट दोगे आप तो वो N15 लेबल ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि सैल्वेज तो है नहीं, डी नोवो पाथवे है। तो देखो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं, डी नोवो सिंथेसिस हुई, प्यूरिन बने। तो एक तो यूज़ होते हैं आपके एस्पार्टिक एसिड, एक होते हैं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार ये ही दिया होता है, ठीक है, और उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा एन जो है वो किस से बन रहा है, कौन से अमाइनो एसिड से बन रहा है। तो ये प्रीकर्सर्स हैं, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन एंड ग्लाइसिन, ये तीन जो है अमाइनो एसिड्स ये यूज़ होते हैं नाइट्रोजन के लिए, राइट। सो नाइट्रोजन के लिए एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन और ग्लाइसिन। तो देखो, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिन एंड ग्लाइसिन, ये तीन यूज़ होंगे। कौन सा नहीं यूज़ हो रहा? एस्पार्टामाइन। तो दैट मीन्स इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 4। सॉरी, इसमें क्या पूछे कि किसके साथ करने पे वो देंगे N15 लेबल। तो इसमें
इसमें आपका कोई भी, आप फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड तीनों में से कोई भी टिक करोगे तो आपका आंसर राइट होगा, राइट। सो नेक्स्ट इज एंजाइम्स एक्सेलरेट अ रिएक्शन बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। अब एंजाइम्स जो हैं वो एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन को किस स्ट्रैटेजी से, ठीक है। सब तो एंजाइमेटिक रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि ये मान लो है सबस्ट्रेट, ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। ये फ्री एनर्जी, ये इस एनर्जी पे लेवल पे है, ये प्रोडक्ट इस एनर्जी लेवल पे है। तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होता है कि इस ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हाई एनर्जी स्टेट, जिसपे कि सबस्ट्रेट को रीच करना पड़ता है, इस एनर्जी स्टेट को एक्वायर करना पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। ये है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो जो इनमें एनर्जी डिफरेंस होता है ये ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट में, वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मतलब इतनी एनर्जी उसको गेन करनी पड़ेगी इस ट्रांजिशन स्टेट तक रीच करने के लिए, देन ही वो प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सो ये है इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम जो होगा वो क्या होगा, ये, ठीक है। ये होगा इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्या होता है, ये। तो देखो क्या हुआ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो यहाँ से यहाँ आ गई, राइट। तो मतलब अब उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन करने की ज़रूरत नहीं है कन्वर्जन के लिए, इतनी एनर्जी से ही उसका काम बन जाएगा और वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो इससे डिफरेंस क्या हुआ, कैसे वो एक्सेलरेट कर रहा है एंजाइम, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके। So its right answer will be decreasing the energy required to form transition state. So this will be the right answer, first option. Next is coupling of the reaction centers of oxidative phosphorylation is achieved by which one of the following. So coupling of the reaction, oxidative phosphorylation, ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये सारे पाथवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कपलिंग का मतलब क्या है, रिएक्शन सेंटर्स, इसमें जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है इसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, ठीक है। ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें कपलिंग का मतलब कि ये सारी रिएक्शंस एक साथ होती हैं, ठीक है। कपलिंग कैसे होती है रिएक्शंस की, उसका रीज़न क्या होता है कि सारी रिएक्शंस कपल हो जाती हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल 4 रिएक्शन सेंटर्स, सिर्फ कॉम्प्लेक्स बना दिया चारों रिएक्शन सेंटर्स का, ठीक है, तो उससे कपलिंग नहीं हो जाती, ठीक है। चारों रिएक्शन सेंटर्स मान लो ये कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको एक साथ रख दिया तो कपलिंग नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, लोकेटिंग और 4 कॉम्प्लेक्सेस इन द इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि सारे इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं इसलिए कपलिंग हो रही है, नो। कपलिंग क्यों हो रही है, थर्ड ऑप्शन इज यूबिकिनोन्स एंड साइटोक्रोम सी। देखो यूबिकिनोन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज यूबिकिनोन, दिस इज साइटोक्रोम सी। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, यहाँ से रिसीव करते हैं, यहाँ पे फर्दर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स से लेते हैं दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, एक तरह से ये ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं। तो ये इनके कारण, ये जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनके कारण क्या होता है कि कपलिंग हो जाती है रिएक्शंस की, इनकी प्रेजेंस के कारण। सो इट्स राइट आंसर विल बी यूबिकिनोन्स एंड साइटोक्रोम सी। नेक्स्ट इज the genome of the bacterium is composed of single DNA molecule which is 10 raised to power 9 base pair long. जीनोम है उसमें क्या है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि 10 raised to power 9 बेस पेयर लॉन्ग है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ जीनोमिक डीएनए इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियम। अब पूछा क्या है, हाउ मैनी मोल्स। अब मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है जीनोमिक डीएनए कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने प्रेजेंट हैं, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सो नो मैटर्स कि कितना वो बेस पेयर लॉन्ग है, इट डजेंट मैटर, जस्ट सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, हमें सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज 1, एवोगैड्रो नंबर इज 6 × 10 raised to power 23। सो इट्स राइट आंसर विल बी 1/6 × 10 raised to power -23, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या फॉर्मूला है और इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस। So first question is which one of the following statement is correct? In all L amino acids only the C alpha carbon atom is chiral. So देखो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, रोटेशंस कैसे होती हैं, स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। So I'll give you the little bit overview over this. So ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, एटलीस्ट एक कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। कायरल कार्बन क्या हो सकती है, जैसे मान लो
दिस इज़ कार्बन। तो इसके साथ सारे के कायरल कार्बन क्या होती है, जिसके साथ सारे के सारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो। जैसे मान लो यहाँ पे H प्रेजेंट है, यहाँ पे NH2 प्रेजेंट है, यहाँ पे CH प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ और प्रेजेंट है, राइट। सो ऐसे जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, कायरल कार्बन। सो जिनमें एटलीस्ट वन कायरल कार्बन प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, आपके ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स, राइट। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन ऑल एल अमाइनो एसिड्स ओनली द C अल्फा कार्बन एटम इज कायरल। अब एल अमाइनो एसिड्स में सारे के सारे में C अल्फा कार्बन एटम इज कायरल। C अल्फा कार्बन एटम कौन सी होती है, दिस इज़ अ C अल्फा कार्बन एटम, जिसमें कि जिसके साथ COH और NH2 दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, वो C अल्फा कार्बन एटम होती है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या मेंशन था स्टेटमेंट में कि सिर्फ C अल्फा कार्बन एटम है जो कि कायरल होता है और इसके अलावा कोई नहीं होता, राइट। बट देखो दिस इज़ नॉट द केस बिकॉज आइसोल्यूसिन इज़ द एक्सेप्शनल केस, जिसमें क्या होता है CH, ठीक है, ये कायरल कार्बन है। इसके साथ साथ ये वाली जो कार्बन है दिस इज़ ऑल्सो कायरल कार्बन। इसके साथ भी देखो एक तो ये ग्रुप प्रेजेंट है, एक इसके साथ ये ग्रुप प्रेजेंट है, एक इसके साथ ये ग्रुप प्रेजेंट है, एक इसके साथ H प्रेजेंट है, ये भी कायरल कार्बन होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका हो गया दैट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डीऑक्सीराइबोज इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। डीऑक्सीराइबोज जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब कि उसमें एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट ना हो। बट देखो दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज, ऐसा नहीं है कि इसके साथ एक भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी को ही ले लो, दिस इज़ द कार्बन, इसमें एक ये है प्रेजेंट, एक ये है प्रेजेंट, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स प्रेजेंट, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। तो दैट मीन्स इसमें कायरल कार्बन है और इसकी रोटेशन होती है, ठीक है। सो इट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, सो दिस इज़ रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। Another one is the specific rotation of sucrose will be the sum of the specific rotations of D-glucose and D-fructose, ठीक है। इसमें देखो कि सुक्रोज, ये है सुक्रोज, ये है सुक्रोज, ठीक है, ये है इन्वर्टेस एंजाइम ने, सो दिस इज डाइसेक्राइड एंड दीज आर मोनोसेक्राइड शुगर। इससे क्या बने, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बने, ठीक है, इनकी म्यूटा रोटेशन हुई, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बने। अब इसका जो है वो कितना है एंगल, इसका कितना है 52.7, इसका कितना है -92, ठीक है। अब इन दोनों का सम करें, 92 - 52 करें तो आपका 66, इसका कितना है 66.7। तो 66.7 तो नहीं बन रहा, दैट मीन्स इनका सम नहीं होता, दैट इज समथिंग डिफरेंट। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सुक्रोज विल बी सम ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, नो, ये इनका एग्जैक्टली इनका सम नहीं होता, कुछ चेंज होता है। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। So next is phosphatidyl choline isolated from biological membrane is optically active. So देखो this is a structure of phosphatidyl choline, इसमें क्या है, इसमें भी कायरल कार्बन आपके प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब देखो ये देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को देख के ही इसको अटैम्प्ट करने का ट्राई भी नहीं करते। बट अकॉर्डिंग टू मी ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। ये अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे तो इस क्वेश्चन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन और कोई नहीं होगा। एंड पार्ट सी का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट्स अ कॉम्प्रीहेंशन टाइप, ठीक है। जैसे मान लो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी हुई है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे ही आपको ये स्टेटमेंट्स गिवन है, जिसमें कि आपको करेक्ट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ठीक है। अब पढ़ के देखते हैं इसको। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनने के बाद ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस ऑर्गेनेलीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। वन हाइपोथेसिस फॉर मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉर्टिंग इज हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग, दैट इज the proteins with a shorter transmembrane portion would partition into thinner membrane। अब एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है कि देखो हाइपोथेसिस क्या दिया है उन्होंने कि जो प्रोटीन्स की शॉर्टर, अब ये है कुछ प्रोटीन्स, ये है प्रोटीन्स जिसके साथ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन शॉर्ट है, एक प्रोटीन्स है जिसके साथ ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन लॉन्ग है, ठीक है, जिसमें लॉन्ग है शॉर्ट है। अब देखो जिसमें शॉर्ट है वुड पार्टीशन इनटू थिनर मेम्ब्रेन, जो शॉर्ट है ये किस में जाएगी, जो थिनर मेम्ब्रेन्स होंगी, और ये जो लॉन्ग वाली है ये किस में जाएगी, जो थिकर मेम्ब्रेन्स होगी, ठीक है। प्रोटीन्स विद अ शॉर्टर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वुड पार्टीशन इनटू थिनर मेम्ब्रेन एंड लॉन्ग, इसका मतलब जो लॉन्ग होगी वो थिक वाली में जाएंगी। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है
ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन ऑफ प्रोटीन इन गोल्जी आर शॉर्टर देन दोज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो गोल्जी में आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शंस होंगी वो शॉर्ट होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है गोल्जी, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसमेम्ब्रेन जो पोर्शंस होंगी वो क्या होंगी, लॉन्ग होंगी, ठीक है, और जो गोल्जी है उसमें क्या होंगी, शॉर्ट होंगी। गोल्जी में ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन शॉर्ट होंगी, यहाँ पे लॉन्ग होंगी, यहाँ पे शॉर्ट होंगी, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेज द थिकनेस। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, जितनी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा उससे क्या होगी, थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। अब ये है कि अब मान लो कि यहाँ पे लॉन्ग ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, ठीक है, इसका मतलब इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है, और इसका मतलब इसका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका कोलेस्ट्रॉल कंटेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। थर्ड क्या है, फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन आर सेम, दोनों की फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन सेम है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें क्या है, प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन देन प्रोटीन्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन। अब फर्स्ट क्या था, जो ऑब्जर्वेशन थी कि ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन जो है वो गोल्जी में शॉर्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लॉन्ग है गोल्जी से। दैट मीन्स फर्स्ट जो आपका ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसमें सेम चीज़ वही बोली हुई है जो कि ए में दी हुई है। अब सेकंड को रीड करें, प्रोटीन्स इन गोल्जी मेम्ब्रेन हैव लॉन्गर ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन देन प्रोटीन्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी में लॉन्गर, ये ऑपोजिट दिया है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड क्या है, प्रोटीन्स ऑफ बोथ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव सेम लेंथ ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन पोर्शन। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्लियरली मेंशन किया है कि ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स में डिफरेंस है। फोर्थ देखें, कोलेस्ट्रॉल इज मोर इन गोल्जी देन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उन्होंने क्या दिया था कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल होगा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, ठीक है, और जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी मतलब ये वाला आपका होगा, और जिसकी थिकनेस ज़्यादा होगी उसमें ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ज़्यादा लॉन्ग होगी, ठीक है। अब लॉन्ग किस में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। दैट मीन्स गोल्जी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंगली। सो फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 4 single amino acid mutants of a protein in epitope region of a monoclonal antibody X were made and expressed in E. coli। अब देखो 4 single amino acid mutants हैं, क्या किया कि अमाइनो एसिड्स को म्यूटेट किया। मान लो ये आपका अमाइनो एसिड सीक्वेंस थी, किसी की अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, उसमें 4 सिंगल म्यूटेशंस बनाई, ठीक है, म्यूटेट किया, और उसके बाद उसमें से लाइसेट्स निकाले प्रोटीन्स, उसमें उसका क्या किया, एसटीएस पेज पे उसको रन किया, वेस्टर्न ब्लॉट किया, और ये आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिला, ठीक है। ये आपके पास रिजल्ट्स आए, और ये भी बताया उन्होंने ये जो 4 म्यूटेशंस थी इनकी सीक्वेंसिंग करी तो पता चला कि ये म्यूटेशन की थी, ठीक है। वैलिन से आइसोल्यूसिन, वैलिन टू एलेनिन, ग्लाइसिन टू प्रोलिन, एलेनिन टू एस्पार्टिक एसिड एंड आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन। ये 4 म्यूटेशंस हैं, इन चारों में से ये 4 म्यूटेशंस हैं, ठीक है, और चारों का रिजल्ट ये है। अब ये पूछा क्या है उन्होंने कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब कि कौन सा वाला जो है उसमें क्या म्यूटेशन हुई हो सकती है, ठीक है। अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि इस रिज़ल्ट को देख के और ये म्यूटेशंस हमारे पास हैं तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी म्यूटेशन, कौन सा वाला बैंड जो है वो कौन सा म्यूटेंट है, उसमें कौन सी म्यूटेशन हुई हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अमाइनो एसिड पे। मान लो कि कोई एक एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, जैसे मान लो ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन म्यूटेट हो गया एलेनिन में, तो ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें बैंड में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट मान लो कि अगर ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन को कन्वर्ट कर दिया एरोमेटिक में, एरोमेटिक मान लो कि एस्पार्टिक एसिड में कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, इस केस में हमें बहुत ज़्यादा बैंड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमें बैंड देखने को ही ना मिले, ठीक है, क्योंकि ये म्यूटेशन से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब मान लो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बैंड बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, दैट मीन्स सिमिलर नेचर की म्यूटेशन हुई है, ठीक है। जैसे मान लो कि ग्लाइसिन, जैसे मान लो वैलिन एलेनिन है, ग्लाइसिन प्रोलिन में है, एलेनिन एस्पार्टिक एसिड, आइसोल्यूसिन ल्यूसिन। अब देखो पहली को देखें, वैलिन टू एलेनिन, सिमिलर नेचर के म्यूटेशंस हैं, ठीक है, बट म्यूटेशन तो है, तो इसमें कुछ डिफरेंस हमें थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है बैंड्स में। नेक्स्ट इज ग्लाइसिन टू प्रोलिन, ग्लाइसिन टू प्रोलिन है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ग्लाइसिन के साथ आपका आर ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता, और प्रोलिन के साथ आपका अनचार्ज्ड पोलर आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस आ गया, तो दैट मीन्स कि इस वाले में हमें बैंड देखने को मिल ही नहीं सकता, ठीक है।
या तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो या फिर बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब थर्ड वाली जो देखिए, एलेनिन टू एस्पार्टिक एसिड। एलेनिन टू एस्पार्टिक एसिड में क्या होगा, एलेनिन आपका है एलिफेटिक है और एस्पार्टिक एसिड आपका एसिडिक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हैं। तो दैट मीन्स इसमें भी आपको या तो बैंड दिखेगा ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस दिखेंगे, राइट। आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, अब ये आइसोफॉर्म्स हैं, इन दोनों को म्यूटेट करेंगे, आइसोफॉर्म में म्यूटेट हो गया तो बहुत ज़्यादा हमें इसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोजली जो सबसे ज़्यादा कम चेंजेस आएंगे वो किस में आएंगे, आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन में। तो वो बैंड आपका क्या होगा, ए, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें आपको डिफरेंस कंट्रोल में, ये है आपका कंट्रोल वाले बैंड्स, ये है आपके म्यूटेंट्स के बैंड, ठीक है। तो इसमें आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ए वाली म्यूटेशन आपकी क्या होगी, ए वाली म्यूटेशन आपकी होगी आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, ठीक है। आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, ए वाली म्यूटेशन। उसके बाद देखो दो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, सी एंड डी, जिसमें बैंड्स ही डिसअपियर हो गए हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा था, एक तो ग्लाइसिन टू प्रोलिन, एक है एलेनिन टू एस्पार्टिक एसिड। मतलब ये सी और डी जो हैं इनमें ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये दो म्यूटेशन हुई हो सकती हैं, राइट। जो बी है इनमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बैंड दिख रहा है बट डिफरेंट पैटर्न का दिख रहा है। तो दैट मीन्स इसमें आपको वैलिन टू एलेनिन म्यूटेशन हुई होगी, वैलिन टू एलेनिन, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। बी इज़ ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन देखें, बी इज़ ड्यू टू वैलिन टू एलेनिन, बी इज़ ड्यू टू वैलिन टू एलेनिन, येस, ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सी इज़ ड्यू टू ग्लाइसिन टू प्रोलिन, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ग्लाइसिन टू प्रोलिन बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, डिफरेंट बैंड नहीं दिखा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो अब बाकी ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। बी इज़ ड्यू टू ग्लाइसिन टू प्रोलिन, बी इज़ ड्यू टू ग्लाइसिन टू प्रोलिन, ग्लाइसिन टू प्रोलिन बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पैटर्न देखने को मिलना था, ठीक है, चेंजेस। मान भी लेते हैं कि मे बी ऐसा पैटर्न भी देखने को मिल गया, ठीक है। तो सेकंड अगर देखें, डी इज़ ड्यू टू वैलिन टू एलेनिन, डी इज़ ड्यू टू वैलिन टू एलेनिन, तो इतना भी वैलिन टू एलेनिन में इतना भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, कि बैंड डिसअपियर ही हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि डी में आपको ना दिखे और बी में दिख जाए, क्योंकि ज़्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं वो बी में हो, डी में हो रहे हैं, राइट। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंगली ऑप्शन 2 आपका इनकरेक्ट है। थर्ड वाले में देखिए, डी इज़ ड्यू टू आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि डी आइसोल्यूसिन ल्यूसिन हुआ हो, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्या है, सी इज़ ड्यू टू वैलिन टू एलेनिन, वैलिन टू एलेनिन सी, ये भी पॉसिबल नहीं है। ए इज़ ड्यू टू आइसोल्यूसिन टू ल्यूसिन, ये तो है पॉसिबल बट सी आपका पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट बैकबोन डाइहेड्रल एंगल्स इन अ फोल्डेड प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन बाय। अगर हमें एग्जैक्ट बैकबोन डाइहेड्रल एंगल फाइंड आउट करना है फोल्डेड प्रोटीन में, तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। उसकी हम क्रिस्टलोग्राफी करें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर करें। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डेफिनेट पैटर्न में जो बॉन्ड्स हैं, एटम्स जो हैं वो डेफिनेट पैटर्न में, फिक्स पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, जिससे कि चेंजेस नहीं आते हैं क्रिस्टल में, फिक्स हो जाते हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट बैकबोन डाइहेड्रल एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉसिबल है क्रिस्टल से। सो इसकी बेस्ट टेक्निक जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, एनालिसिस ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ऑब्टेन्ड बाय एक्सरे डाइफ्रैक्शन एट हाई रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट पायरुवेट काइनेज, ठीक है। पायरुवेट काइनेज की कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए पायरुवेट काइनेज किस पाथवे में इन्वॉल्व है, इससे क्या, इसका क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इसमें देखो, ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे का स्टेप है। इसमें क्या होता है कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज करता क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, और इसमें क्या बनता है, एटीपी बनती है फ्रॉम एडीपी, एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इनहिबिटर एक्टिवेटर वाले, ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट बन रहा है, जो आपका एंड प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या होता है, एंड प्रोडक्ट हमेशा इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो एक्टिवेटर्स होते हैं वो होते हैं सबस्ट्रेट्स, जो स्टार्टिंग वाले प्रोडक्ट, जो स्टार्टिंग वाले सबस्ट्रेट्स होते हैं वो आपके एक्टिवेटर्स की तरह एक्ट करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इनहिबिटर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें इनहिबिटर क्या हो सकते हैं, देखो एटीपी, एटीपी बन रहा है तो एटीपी आपका इनहिबिटर, एसिटाइल कोई, पायरुवेट के बाद जब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में, ठीक है। तो एसिटाइल कोए भी आपका एंड प्रोडक्ट है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, इनहिबिटर हो जाता है, एलेनिन। नेक्स्ट इज एलेनिन, पायरुवेट जो है वो एलेनिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं ये, तो ये भी आपका क्या है, इनहिबिटर है, ठीक है। एक्टिवेटर
क्या हो सकते हैं? ADP, ADP AMP और फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट। फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट इसके ऊपर वाले स्टेप्स में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो वो एक तरह से सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा, अपर पाथवे में होता है, तो वो आपका एक तरह से एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अभी आपको इनहिबिटर और एक्टिवेटर्स का आइडिया हो गया है। नाउ लेट्स मूव टू इट्स ऑप्शंस। फर्स्ट इज ATP इज एलोस्टेरिक इनहिबिटर, ठीक है। ATP क्या था? ATP बन रहा था, तो दैट मीन्स ATP आपका एलोस्टेरिक इनहिबिटर, तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट इज एन एक्टिवेटर, यस, फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट बिल्कुल आपका एक्टिवेटर था। थर्ड इज ADP इज अ एलोस्टेरिक इनहिबिटर, नो, ADP क्या था? आपका एक्टिवेटर था, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। जहाँ जहाँ सी आ रहा है वो आपके इनकरेक्ट है। उसके बाद बचे सिर्फ ये वाले दो। लास्ट वाला देखते हैं, एलेनिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर ऑफ पायरुवेट काइनेज। एलेनिन मॉड्यूलेटर होता है और क्या होता है? इनहिबिटर होता है, ठीक है। सो ये आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। सो A, B and D, करेक्ट ऑप्शन इज 2. Next is, which is last question. A practical class was going on where the students were demonstrating ATP synthesis in vitro using active mitochondria, ठीक है। ATP synthesis को demonstrate कर रहे हैं students. Some students added one of the following to their tubes. अब ये सारी चीज़ें students ने add कर दी हैं, ठीक है। किसी ने क्या add किया है, किसी ने कुछ add किया है, तो ये A, B, C, D इनको ऐड करने से in which one of the above ATP सिंथेसिस विल बी डिटेक्टेड। अब इनको ऐड करने से किस में से ATP सिंथेसिस जो है वो डिटेक्ट होगी, ठीक है। अब इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए ATP सिंथेसिस होती कैसे है, ठीक है, और कहाँ होती है। तो देखो इसका जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। पहले ये मान लो दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो क्या होता है? मान लो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे आपके कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, आपके कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ATP सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है? ATP सिंथेसिस हो रही है। तो क्या होगा? देखो यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 जो है, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इससे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, इससे हाइड्रोजन्स जो हैं वो मैट्रिक्स से, ये है मैट्रिक्स आपका, मैट्रिक्स से मूव करते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते जाते हैं, आपके हाइड्रोजन्स जो हैं वो यहाँ पे एकमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन्स गए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स एकमुलेट हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ ये है ATP सिंथेस, और यहाँ से 3 हाइड्रोजन्स अंदर आते हैं, तो क्या होता है कि ADP ATP में कन्वर्ट होता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन्स के अंदर आने से एक ATP मॉलिक्यूल बनता है। सो ये एक ओवरव्यू है कि जिससे आपको आइडिया लगेगा कि ATP सिंथेसिस होती कैसे है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटॉन ग्रेडियंट को जो चीज़ डिस्टर्प्ट करेगी, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को जो चीज़ डिस्टर्प्ट करेगी, मतलब उससे ATP सिंथेसिस आपकी रुक जाएगी, ठीक है। ATP सिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट इज मस्ट फॉर ATP सिंथेसिस। अब देखो पहले में क्या है? अनकपलर, DNP अनकपलर क्या होता है? जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट को डिस्टर्प्ट करता है। मतलब क्या करता है? मान लो कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन आपका गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो अनकपलर क्या करता है? इसी को वापस भेज देता है, ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट को एस्टेब्लिश नहीं होने देता, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं एस्टेब्लिश होगा तो इसमें ATP सिंथेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो A इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज माइल्ड एसिडिफिकेशन ऑफ द मीडियम। माइल्ड एसिडिफाई कर दिया मीडियम को, एसिडिफाई कर दिया मतलब H पॉजिटिव आपके और इंक्रीज़ हो गई, मतलब ग्रेडियंट जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट डिसरप्ट नहीं होगा, उल्टा और स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें आपको ATP सिंथेसिस देखने को मिलेगी, ठीक है, डिटेक्ट होगी। अब C ऑप्शन देखें, दैट इज ग्लूटाथियोन दैट पर्मियलाइज बोथ द मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन भी पर्मियलाइज हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन भी पर्मियलाइज हो जाएगी। पर्मियलाइज होने का मतलब कि यहाँ से भी H पॉजिटिव जा रहे हैं, यहाँ से भी H पॉजिटिव जा रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं जा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो क्या होता है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है, मान लो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो H पॉजिटिव जाएंगे वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा क्योंकि दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स पर्मियलाइज हो गई हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको
ATP सिंथेसिस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल H पॉजिटिव क्वेंचर कंपाउंड एलाइला। अब आउटर मेम्ब्रेन से आ रहा है H पॉजिटिव क्वेंचर कंपाउंड, क्वेंचिंग कर रहा है वो H पॉजिटिव की, ठीक है, इससे भी ग्रेडियंट जो है वो कम हो रहा है, क्वेंचिंग हो रही है H पॉजिटिव की, जिससे क्या होगा कि ATP सिंथेसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगी। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, सॉरी बी, ठीक है। सो इट्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे आपके बायोकेमिस्ट्री के दिसंबर 2015 के पार्ट बी और पार्ट सी दोनों के क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, राइट।